सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। तो बच्चों, आइए जानते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य भेद क्या है। क्या आप जानते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य भेद क्या है? नहीं जानते तो कोई नहीं, आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है एक वाक्य है क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। अर्थात जिन शब्दों के अर्थ निकलते हैं, जिन वाक्यों के अर्थ निकलते हैं, वहाँ उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह, दो या दो से अधिक शब्द के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। और उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। आशा है बच्चों, आप सभी लोग वाक्य के विषय में समझ गए होंगे। वाक्य के रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, साधारण वाक्य, इसे एक ही वाक्य कहते हैं, चाहे वह साधारण वाक्य हो या सरल वाक्य। यानी इसका संबोधन साधारण वाक्य से भी कर सकते हैं और सरल वाक्य से भी। सेकेंड नंबर पे आता है संयुक्त वाक्य, थर्ड नंबर पर मिश्रित वाक्य। रचना के अनुसार वाक्य के मुख्य तीन भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सरल वाक्य में एक क्रिया का होना आवश्यक है, जैसे मोहन हंसता है, राजेश बीमार है, माताजी ने शीला को एक साड़ी दी। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य हों वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। जैसे राम बाजार गया और संतरे लाया। यानी ये दोनों जो वाक्य होते हैं स्वतंत्र होते हैं और पूर्ण अर्थ भी प्रदान करते हैं। जैसे राम बाजार गया और वह संतरे लाया। सच बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। हम सब दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है और एक गौड़ होता है, या एक अन्य अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। यह उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। जैसे शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। इसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा गौड़ होता है। शिक्षक ने बताया यह प्रधान उपवाक्य है, कल स्कूल में छुट्टी होगी यह आश्रित उपवाक्य है। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, तो वह मेरा भाई प्रधान है। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है, जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, तो मेरा भाई है जो प्रधान है, और जो व्यक्ति कमरे में बैठा है आश्रित है। जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। जब तू छोटा था प्रधान है, साइकिल खूब चलाता था आश्रित है। यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट होगी। इस बार वर्षा न हुई तो यह प्रधान है, सारी फसल नष्ट हो जाएगी आश्रित है।
बच्चों, आइए जानते हैं कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलाव होता है। तो सरल वाक्य, उसने घर आकर भोजन किया। संयुक्त वाक्य, वह घर आया और उसने भोजन किया। सरल वाक्य, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। संयुक्त वाक्य, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। सरल वाक्य, मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया। संयुक्त, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए शास्त्री जी के यहाँ गया। सरल वाक्य, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। और संयुक्त वाक्य, रात आई और आकाश में तारों का मेला लग गया। सरल वाक्य, मजदूर को अपनी मेहनत पर भरोसा है। संयुक्त वाक्य, मजदूर ने मेहनत किया और उसे अपने मेहनत पर भरोसा है। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। मिश्र वाक्य, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। सरल वाक्य, शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। मिश्र वाक्य, जब शिक्षक रहता है छात्र शांत रहते हैं। सरल वाक्य, मोहन ने मुझे जल्दी भोजन करने के लिए कहा। मिश्र वाक्य, मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। सरल वाक्य, मोहन के घर पहुंचने से पूर्व उसके पिता चल चुके थे। मिश्र वाक्य, जब तक मोहन घर पहुंचा तब तक उसके पिता चल चुके थे। अब आइए जानते हैं कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाते हैं। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। सरल वाक्य, शीला के पुस्तक मांगने पर उसे मिल गई। यहाँ पर दो क्रियाओं का होना प्रधान है संयुक्त वाक्य में, लेकिन सरल वाक्य में एक ही क्रिया को प्रधानता दी जाती है। तो हमेशा संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलने पर यह ध्यान देना है कि सरल वाक्य हम ऐसा बनाएं कि उसमें क्रिया एक ही हो। संयुक्त वाक्य, वह नहीं आया क्योंकि बीमार है। सरल, वह बीमारी के कारण नहीं आया। संयुक्त वाक्य, मुझे उसने देखा और वह खिसक गया। सरल, मुझे देखकर वह खिसक गया। संयुक्त, रात के 12 बजे थे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। रात के 12 बजे मैंने पढ़ना बंद कर दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि संयुक्त वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है और सरल वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सरल वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है जबकि संयुक्त वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग होता है। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य, जब भी मैं वहाँ गया उसने मेरा सत्कार किया। संयुक्त वाक्य, मैं वहाँ गया और उसने मेरा सत्कार किया। मिश्र वाक्य, जब वह घर आया तब उसने भोजन दिया। संयुक्त वाक्य, वह घर आया और उसने भोजन किया। जब वह घर आया तब उसने भोजन किया। संयुक्त वाक्य में होगा वह घर आया और उसने भोजन किया। मिश्र वाक्य, वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। अब इसे संयुक्त वाक्य में आइए देखते हैं कैसे बनेगा। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक गौड़ आश्रित उपवाक्य होता है और इसमें दोनों वाक्य प्रधान होते हैं। अब आइए जानते हैं प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है एवं उसकी क्रिया मुख्य होती है वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे राम ने कहा कि वह नहीं आएगा, तो यहाँ राम ने कहा प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य, जिस वाक्य में जो वाक्य स्वतंत्र नहीं होता वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जो उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, किसी दूसरे पर आधारित होता है, वह उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे वह नहीं आएगा, यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है। आइए प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को पुनः जान लेते हैं। जिस वाक्य में जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है, यानी इसके दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं और उसकी क्रिया मुख्य होती है, वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है। जैसे राम ने कहा वह नहीं आएगा, तो राम ने कहा यहाँ पर क्या है, प्रधान उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य में वह उपवाक्य जो स्वतंत्र नहीं होता
वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यानी जो उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस रचना के आधार पर वाक्य भेद को समझ गए होंगे। धन्यवाद।